नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सामान्य अध्ययन का 118वां प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न देखेंगे, लेकिन हाँ, इसके पहले जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर कौन कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शुद्धानंद। कौन इसमें से भारत का मार्टिन लूथर है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ए नंबर सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, वेदों की ओर लौटो। क्या कहा? वेदों की ओर लौटो, ये कहा। और 1867 ईस्वी में इन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए क्या क्या किया? एक पाखंड खंडनी पताका लहराई। क्या लहराई? पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, और कहा कि जो भारत के आधार स्तंभ हैं उनको वेदों को बताया। हालांकि इन्होंने अन्य चीजें भी काफी कुछ कहा। हिंदू विश्वास की रक्षा इन्होंने की। ईसाइयों मुसलमानों आलोचकों के प्रहार के विरुद्ध इन्होंने उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी थी। कई बार ऐसा भी हुआ। और श्रीमती एनी बेसेंट ने भी कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जो भारतवासियों के लिए हैं, ये कहा। असल में इनके धार्मिक सुधारों के आधार पर, प्रयासों के आधार पर भारत का मार्टिन लूथर कह दिया गया, जबकि उस वक्त भी कास्टिज बहुत बड़े व्यापक स्तर पर मौजूद था। दूसरा प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? जो शारदा अधिनियम बनाया गया, लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई? कितनी निर्धारित की गई? 14 वर्ष। लड़कियां 14 वर्ष की हों और लड़का 18 वर्ष को विवाह के योग्य बताया। विवाह के योग्य किसके अनुसार? शारदा अधिनियम के अनुसार कहा गया। ऐसा जो शारदा अधिनियम रहा ये रहा 1800, कब हुआ? सॉरी 1929 में। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से, हरविलास शारदा थे, हरविलास शारदा, इसीलिए इस नियम को क्या कहा गया? शारदा अधिनियम नाम दे दिया गया। असल में ये जो 1929 में बाल विवाह के खिलाफ था कि बाल विवाह किसी तरह से रोका जाए, तो बाल विवाह निषेध कानून बन गया था, बन पाया इसी के आधार पे। और उस समय बहुत जाने माने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, कई ऐसे लोग भी रहे जो इसका खुला विरोध करते रहे कि शारदा अधिनियम पारित ना हो पाए। लड़कियों की आयु कम ही रखना चाह रहे थे। कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे इसका, जबकि अधिकांश लोग क्या है, वो चाहते थे कि शारदा अधिनियम लागू हो जाए और लड़की विवाह बाल निषेध कानून लागू हो जाए, बन जाए पूरी तरह से। लेकिन खास बात ये थी, कुछ खास लोग ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे लड़कियों की एज कम ही रहे। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1923। किसकी अध्यक्षता की, ये बताना है आप सभी को। किसकी की भाई? किसकी की? गेस करके बताएंगे।
तो इन्होंने जो किया है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गांधी जी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है, जबकि इसमें कुछ अन्य नाम भी दिए हैं, कौन कौन किसने किया है ये भी देख लें। वो देखने के लिए 1925वां जो था, इसके बाद में सरोजिनी नायडू ने किया। 1925 में भी हुआ क्या, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ये ध्यान रखेंगे। कानपुर का हुआ था अधिवेशन, कानपुर का अधिवेशन कितने 1925 में सरोजिनी नायडू ने किया। और जबकि यह क्या था, 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी। ठीक है, अगला देखेंगे। 1853 में जन्मे ये पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे। सम्मत आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता भी रहे हैं। कौन है, किसके विषय में है ये? दादा भाई नौरोजी, बी.एम. मालाबारी, बी.पी. वाडिया, नौरोजी फरदौन जी, कौन रहे हैं? कौन है भाई? चौथा का कौन सा होगा? ये रहे बी.एम. मालाबारी। ये क्या थे? ये पारसी थे। ये 1853 में इनका जन्म हुआ था। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक और इंडियन स्पेक्टेटर। 1891 के पक्ष में कौन, सम्मत आयु अधिनियम के पक्ष में भी थे ये। आगे देखेंगे। वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन है। वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन है? युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, अभिनव भारत। गुप्त संगठन था, कौन था? पहला प्रश्न है ये, तो अभिनव भारत रहा। ठीक है, कौन हो गया? अभिनव भारत। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1904 में हुई, नासिक में। ठीक है, 1904 में नासिक में हुई। और असल में ये जो शुरुआत हुई है इसकी, किसकी? अभिनव भारत की। एक मित्र मेला से ही शुरुआत हुई है इसकी, मित्र मेला के माध्यम से। मित्र मेला ये 1899 में, 1899 में जो मित्र मेला है। 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी स्थापित हुई हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई? इलाहाबाद में, कानपुर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, कहाँ की गई? छठा प्रश्न है। तो भाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ हुई है? कानपुर में हुई। कहाँ हुई है? कानपुर में। तो ये स्थापना जो हुई है 1924 में हुई है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की। इसको एसोसिएशन कहेंगे। HRA, अभी ऊपर वाला जो प्रश्न था उसमें भी ये विकल्प मौजूद था इसकी। और इसके संस्थापक कौन थे? कौन संस्थापक थे? याद रखिएगा, सचिंद्र सान्याल। HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। और इसमें सदस्य और भी रहे, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद भी रहे। निम्न में से कावेरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आजाद, ममम नाथ गुप्त। कौन इसमें से बच निकला? कावेरी कांड से जुड़ा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। सातवां प्रश्न है भाई, ये चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे। कब हुआ था ये?
तो ये कावेरी कांड नहीं होना चाहिए, काकोरी कांड होना चाहिए। गलत तो पहली बात तो ये लिखा है, सॉरी। क्या होना चाहिए? कावेरी कोई कांड ही नहीं हुआ है। क्या हो जाएगा? काकोरी कांड हो जाएगा, काकोरी। कब हुआ? 1925 में हुआ, याद होना चाहिए। 1925 में काकोरी कांड हुआ। ट्रेन लूटी गई भाई 9 अगस्त को। 9 अगस्त को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर एट डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी माल लूटा गया। मलिहाबाद से पहले पड़ेगा काकोरी, हरदोई से जब जाएंगे आगे देखेंगे। लखनऊ के पास है ये। भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ए ओ हुइम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। भारतीय शांति के जनक कौन थे? लोकमान्य तिलक थे भारतीय शांति के जनक। अगला प्रश्न है, वह कौन था जिन्हें इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। किसने की? रास बिहारी बोस ने की। वैसे इनका क्यों की थी? इंडिपेंडेंट लीग वही 1942 के आसपास किया था इन्होंने, लीग की स्थापना। आगे देखेंगे। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रामाबाई, भीकाजी, रुस्तम कामा। किसे कहा जाता है भारतीय क्रांति की मां? 10वां प्रश्न है, मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। और इनके बारे में सभी जानते होंगे। इन्होंने 1907 में क्या किया था? स्टटगार्ट जर्मनी की समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया और वहां पर इन्होंने क्या किया? प्रथम रूप से प्रथम ऐसी महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया और जिसकी डिजाइन भी क्या किया? इन्होंने स्वयं ही तैयार की थी। 1907 में स्टटगार्ट में झंडा फहरा दिया था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या विशेष सूची? 11वां प्रश्न है भाई। समवर्ती सूची में है। किसमें है? समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का मतलब क्या हो गया? केंद्र और राज्य दोनों के विषय शामिल इसमें। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? सबसे ज्यादा कहाँ जो उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश जो है किन फसलों में अग्रणी प्रोड्यूसर है? गेहूं, आलू, मूंगफली, गेहूं, आलू गन्ना कपास और आलू गन्ना धान। तो भाई गेहूं भी बड़ी मात्रा में होता, आलू भी होता और गन्ना पहले कम होता था, लेकिन इस समय गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। कहीं भी निकलेंगे तो गन्ना तो खूब मिलेगा जहां सिंचाई के साधन मौजूद हैं। तो ये बी नंबर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, भारत के तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। क्या तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है? व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक संपदा, वानिकी, मत्स्यिकी, नीचे दिए गए कूट है। अगला देखेंगे तो हाँ इसमें कोड के अनुसार कौन सा सही रहेगा? 13वें प्रश्न का तो इसमें तृतीय क्षेत्र में जो शामिल होगा व्यापार एवं परिवहन भी रहेगा, ठीक है, ये भी रहेगा। और वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा ये भी रहेगी। वानिकी मत्स्यिकी इसमें नहीं आती।
तो इस हिसाब से एक भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, एक भी कहीं मिलेगा, बी नंबर सही हो गया, एक और दो। नेक्स्ट है, कमेंट बॉक्स में बताइए प्राथमिक क्षेत्र, ये तृतीयक क्षेत्र की बात हो रही है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, ये कमेंट करके बताना है। 13वां प्रश्न जो था क्या रहेगा बताइए। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है और सेवा उद्योग आता है, जिसमें मानव श्रम शक्ति की भूमिका अहम होती है। क्या क्या रहेगा इसमें, व्यापार हो गया, होटल हो गया, और क्या, बीमा, बैंकिंग, ये सभी चीजें क्या है, सुरक्षा, शिक्षा, अचल संपत्ति, पत्रिकाएं, और जो मनोरंजन के साधन है, देश विदेश की समस्याएं, जो देश विदेश स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं, वो सभी टर्सरी सेक्टर्स में आएंगे। किस में आएंगे, टर्सरी सेक्टर्स सेक्टर में आएंगे। प्राइमरी सेक्टर के जो में क्या क्या आता है, ये लिख करके आप कमेंट में बताएंगे। हाँ, जो ये 13वें प्रश्न के उत्तर में दे रहा था, 14वां के देख लीजिए, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की। जो आमदनी पर कर की शुरुआत, ये प्रश्न आ चुका है इसके पहले अन्य वीडियो में भी। सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकहेल, जेम्स विल्सन, विलियम जॉन्स। जो आमदनी होती है उस पर टैक्स की शुरुआत किसने की थी, 14वां प्रश्न है, तो जेम्स विल्सन ने की थी, जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न, देखिएगा 15वें प्रश्न पर आएंगे, सॉरी। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, कौन, किसकी अथॉरिटी है कि भारत में सिक्के जारी कर दे, ये अथॉरिटी किसकी है, कौन जारी करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार, नेशनल स्टॉक मार्केट, कौन इसमें से अधिकृत है, 15वां प्रश्न है ये। तो आरबीआई करेगी, आरबीआई पहला, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये जो व्यवस्था की गई थी आरबीआई की, पहले से थोड़ी सी व्याख्या मैं भी बता देती हूँ। ये व्याख्या बताता हूँ, तो इसमें क्या रहेगा, 1906 की बात करेंगे, 1906। सिक्का निर्माण का दायित्व समय समय पर यथा संशोधित सिक्का निर्माण अधिनियम, ये क्या, सिक्का निर्माण अधिनियम के अंतर्गत है 1906 के अनुसार। ढालने का एकमात्र अधिकार किसको है, भारत सरकार को है, ढलाने का काम करेगी। लेकिन अगर हम इसके मूल वर्ग के सिक्कों के बात करेंगे, तो इसकी ढलाई दायित्व जो है भारत सरकार का है, लेकिन जो आरबीआई के अधिनियम के अनुसार ही ऐसा होगा, इसका परिचालन करना है, उसके माध्यम से ही होता है, जबकि भारत सरकार का ही हाथ रहता है इसमें। सहयोग, निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, किसकी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पुराना, ओल्ड मीन्स ओल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन है, ओल्डेस्ट की बात हो रही है। सितार, वीणा, सरोद, तबला, इनमें से बात हो रही है, तो कौन रहेगा भाई, वीणा रहेगी। बहुत पहले से ही आप अगर कोई सीरियल नाटक वगैरह देख रहे होंगे पुराना, पुरानी आधार पे, तो उस पे वीणा वादन होता था। ठीक है, देवी माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र बताया गया है भारत में। आगे देखेंगे तो, हाँ थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, बी नंबर सही रहेगा। 17वां प्रश्न है, प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है, जो प्रमाणित बीज हैं के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कौन सा होता है, नीला होता है, बैंगनी होता है, सफेद या सुनहरा पीला। जो सर्टिफाइड सीड्स हैं उनके बैग होता है, उसके थैलों का रंग नीला रहेगा, क्या रहेगा, नीला रंग होगा। तो इस आधार पर वर्गीकृत किया गया, इसको अच्छी तरह से समझ ले, बीज है, जैसे क्या है, बीज, इसको वर्गीकृत करेंगे। एक प्रजनक बीज होता है, क्या होता है, प्रजनक बीज, और एक बीज होता है आधार बीज, क्या हो गया, आधार बीज।
और हो गया प्रमाणित बीज। क्या हो गया? प्रमाणित बीज। तो बीज को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया। एक प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज। प्रजनक बीज में क्या होगा? ऐसे बीज इनके जिनके उत्पादन का जो मूल स्रोत होता है, अनुसंधान केंद्र हो गए, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, तो इसके थैले पर कैसा रंग होगा? पीला होगा। कैसा होगा? पीला होगा। कैसा रंग होगा? पीला, येलो। अब आधार बीज की बात करेंगे तो इनकी ये क्या है, प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में जब जो बीज से किससे ऊपर वाले जो प्रजनक बीज हैं, जनरेटेड बीज से बीज जो तैयार किया जाता है, इसका रंग कैसा होगा? सफेद होगा। क्या होगा? सफेद होगा, व्हाइट, डब्लू व्हाइट रहेगा। प्रजनक बीज येलो, अब आधार बीज व्हाइट, अब ये रहेगा ब्लू, प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज क्या है? इसको आधार बीज से तैयार किया जाता है, ये प्रमाणित बीज है। निर्धारित मानकों पर उपयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी कर देती है और थैले पर नीले रंग का टैग लगा देती है। तो सबसे वैसी श्रेणी का क्या होगा? प्रजनक बीज हो गया, डायरेक्ट ही किसी यूनिवर्सिटीज या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट साइंटिफिक लेवल पर बीज को तैयार कर लिया गया। अब फिर उससे जो उसके आधार पर जो अन्य बीज तैयार किए जाएंगे उसको आधार बीज कहेंगे। इसका रंग सफेद होगा। अब आधार बीज से जो पूरी पूर्णतया सर्टिफाइड और सेटिस्फाइड भी लोग रह रहे हैं उनसे, उसको क्या कहेंगे? प्रमाणित बीज कहा जाता है। इस पे ब्लू रंग का रहेगा टैग, थैले पर टैग होगा। तो ये था 17वां प्रश्न। प्रमाणित बीज की बात करेंगे, ए नंबर सही हो जाएगा। राज्यों एवं उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्न युग्मों में से कौन कौन सही सुमेलित हैं? कौन कौन सही सुमेलित है भाई? ये राज्य दिए हैं और एक इधर फसल दी है। केरल टैपियोका कहा जाता है, महाराष्ट्र में कपास है, पश्चिम बंगाल में पटसन है ज़्यादा, गुजरात में मूंगफली है कहा गया है। सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। प्रश्न नंबर है 18, कौन सही रहेगा? तो इसमें जो है कौन सही होगा, गेस करके बताएं। देखिए जो केरल है, सही सुमेलित करना है इसमें से। केरल में टैपियोका नहीं होता। हाँ, केरल सही सुमेलित है, टैपियोका होगा। ये सही है, टैपियोका, ये सही हो गया। और महाराष्ट्र में कौन संबंधित है? पटसन हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का पटसन हो गया, तो एक हो गया और 3 हो गया। अब गुजरात में तो मूंगफली अच्छी खासी हो रही है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। थोड़ा सा केरल का टैपियोका नहीं समझ में आ रहा है। ये तमिलनाडु में है, प्रथम स्थान की बात करेंगे अगर, क्या रहेगा? तमिलनाडु में है ये, है तो, लेकिन जो टेपियोका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु है, बाकी है सब सही। तो 1 3 4 आया था, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये फसल है और ये बृहत्तम उत्पादक, मीन्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। आलू उत्तर प्रदेश में कहा गया है, नारियल केरल में कहा गया, केला महाराष्ट्र में कहा गया, तंबाकू आंध्र प्रदेश में। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो केला महाराष्ट्र में इसका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केला नहीं है। आलू तो खूब उत्तर प्रदेश में हो रहा, नारियल ज़्यादा हो रहा, तंबाकू आंध्र प्रदेश में भी हो अच्छा खासा हो रहा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हालांकि जो करंट की अगर बात करें क्वेश्चंस की, तो ये समय समय पर हर साल इसका डाटा अलग आता है, तो चेंज भी होता रहता है। अगर कुछ चेंज होगा तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या कौन सा
कम से कम 4 या 5 तक सीक्वेंसली हम बता देंगे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राक तंत्र है। सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राक तंत्र कौन है भारत का? कडप्पा तंत्र है, या धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, या विंध्य तंत्र? 20वां प्रश्न है ये। तो भाई धारवाड़ तंत्र की बात करेंगे, खनिज युक्त है राक तंत्र में, बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर, धारवाड़ तंत्र कहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिलाएं ज्यादा मौजूद हैं धात्विक लेवल पे, धात्विक शिलाएं ज्यादा मौजूद हैं। और इसमें जो अगर बात करें धारवाड़ क्रम में कौन कौन से मिनरल्स ज्यादा हैं, देखिए सोना भी खूब मात्रा में मिल रहा, और क्या मिला? लोहा भी मिल रहा धारवाड़ क्रम में। मैग्नीज तो मिल ही रही है, Mg Mn, ठीक है। और अब्रक भी मिल रहा, क्या मिल रहा? अब्रक अच्छा खासा मिल रहा। कोबाल्ट भी मिल रहा, CO। क्रोमियम Cr ये भी मिलेगा। तांबा में मिलेगा, क्या मिलेगा? तांबा Cu कॉपर। टंगस्टन भी मिल रहा, सीसा तो मिल ही रहा, ठीक है। ये सब बड़ी मात्रा में मौजूद है यहाँ पे। धात्विक खनिज है संगमरमर, मैग्नीज, चांदी या सीसा? धात्विक, सॉरी अधात्विक है, धात्विक नहीं अधात्विक। इसमें से अधात्विक खनिज कौन है? 21वां प्रश्न है। तो भाई संगमरमर ही रहेगा। क्या रहेगा? संगमरमर अधात्विक खनिज है, ये धातु है। मैग्नीज, चांदी भी धातु है, सीसा भी धातु है। संगमरमर कोई धातु तो है नहीं, इसलिए अधात्विक खनिज में आता है। और इसमें धात्विक अधात्विक की अगर बात करेंगे तो संगमरमर होता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3, ठीक है। कई तत्व से मिलकर बना है, ये तो खुद में अपना एलिमेंट हो गया, यौगिक के तौर पे है संगमरमर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सोना कोलार की खान से मिल रहा है, कोयला हजारिया से मिल रहा है, लौह अयस्क गुंटूर से मिल रहा है, हीरा पन्ना से मिल रहा है। और सुमेलित इसमें से कौन नहीं है? आसानी से जान पा रहे होंगे, लौह अयस्क गुंटूर से तो नहीं भाई। सोना कोलार की खान से मिल रहा, कोयला झरिया में है, और हीरा तो पन्ना, खूब गाना सुना किशोर कुमार का, ठीक है। अगर नहीं है के हिसाब से कौन हो गया? सी नंबर सही हो जाएगा सुमेलित के हिसाब से। तो ये वाला सही सुमेलित नहीं है। 22वां प्रश्न था, आगे देखेंगे। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सबसे अच्छा संगमरमर, अच्छी क्वालिटी का संगमरमर कहाँ मौजूद है? मार्बल, मकराना, जबलपुर, जैसलमेर या सिंह भूमि? कहाँ पर है? मकराना में है। 23वां प्रश्न है, ये कहाँ मकराना कहाँ है? राजस्थान में है भाई। राजस्थान का जो मार्बल है मकराना जिले का, मकराना में, ये नागौर जिले में है असल में। तो सर्वोत्तम किस्म का यहाँ पर मिलता है। और इसे ताजमहल, ताजमहल और क्या, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल, ये सब यहीं के संगमरमर से बने हैं, मकराना से। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। जो लिग्नाइट कोयला है सर्वाधिक जमाव कहाँ है? डिपोजिशन कहाँ पर मौजूद है? लिग्नाइट कोयला कहाँ मौजूद है? झारखंड में, उड़ीसा में, या जम्मू कश्मीर में? कहाँ मौजूद है? या तमिलनाडु में? जो लिग्नाइट कोयला है ये तमिलनाडु में रहेगा। तमिलनाडु नीचे लिखा, डी नंबर सही हो जाएगा, सर्वाधिक ज्यादा मौजूद है वहां पे। निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन है भारत की? हल्दिया, डिगबोई, कोयली या मथुरा?
कोयली है। 25वां प्रश्न है, कोयली है सबसे पुरानी। तो डिगबोई जो थी 1901 में, अभी थोड़ा चेक कर लेंगे। हल्दिया, ये हो गई हल्दिया 1975, 1975 में। और डिगबोई हुई ये हुई है 1901 इस्टेब्लिश। और कोयली हुई है 1965। मथुरा उत्तर प्रदेश में 1982। कौन है इसमें से सही? सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई वैसे तो डिगबोई ही है 1901, इसमें से कोयली नहीं है, ये रहेगी। ये कहाँ पर मौजूद है ये बताइए। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 1975 में स्थापित हुई। और डिगबोई असम में है। कहाँ है? असम में। 1901 में स्थापित हुई। कोयली कहाँ पर है? कोयली हो गई आपकी गुजरात में। गुजरात में ये रिफाइनरी। मथुरा तो उत्तर प्रदेश में है ही। गुजरात वाली जो हुई है कोयली 1965 में हुई। तो पुरानी तेल शोधन कार्यशाला कौन है? डिगबोई है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं, इसकी बात हो रही भाई। भिलाई कैरा की मध्य प्रदेश में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला ओडिशा में है। कौन इनमें से सही सुमेलित नहीं है? देखिए दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में मौजूद, जमशेदपुर झारखंड में, और टाटा जमशेद की बात करेंगे राउरकेला तो ओडिशा में है। भिलाई कहाँ पर है? भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है, ये बताना है। ये भी छत्तीसगढ़ का है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ गढ़। तो हिसाब से ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, सूरत, मुंबई या जयपुर? सूरत में है। हीरा व्यापारी बहुत मिलते हैं उधर क्षेत्र में। भारतीय हीरा संस्थान। प्रश्न नंबर है 27। तो ये वैसे एस्टेब्लिश कब हुई है? 1978 में एस्टेब्लिश हुआ, जबकि रजिस्ट्रेशन इसका कब हो गया था? 1860 में ही एक सोसाइटी बन गई थी हीरा के लिए। लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार 1978 में इसको स्थापना वर्ष के रूप में जाना जाता है। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है। कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना भाग है? 100%, 80% या 60% या 40%? 80% है रोड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। तो 80% लोग जो है आवागमन का जो कार्य करेंगे वो सड़क के माध्यम से ही करते हैं। बाकी ट्रेनों में घुस जाएंगे तो जगह मिलेगी नहीं, टॉयलेट में भी सो सकते हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है, किससे जोड़ती है, किसके किसको जोड़ेगी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। हम ज्यादा नहीं बताएंगे नहीं तो भ्रम पैदा होगा, सीधे देख लीजिए। डीएमसी और के डीएमसी के दिल्ली मुंबई जोड़ेगी, फिर चेन्नई जोड़ेगी, फिर कोलकाता में आ जाएगी। डीएमसी के ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अगर जोड़नी है, कहाँ से गुजरेगी? कहाँ से? दिल्ली आई, मुंबई आई, चेन्नई आई और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बन गई। 30वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कौन सा पोर्ट है सबसे गहरा? तो पारादीप है। कौन है? पारादीप।
और पारादीप बंदरगाह है कहाँ, ये बताना है आप सभी को। ये कमेंट में बताइए पारादीप बंदरगाह कहाँ है। कांडला दिया है, कोचीन दिया है, मर्मोगोवा दिया है। कहाँ है बंदरगाह, पारादीप बताइएगा। कांडला गुजरात में, कोचीन समझ ही रहे होंगे। मर्मुगावा बताओ कहाँ है। मर्मुगांव बोलते हैं इसको। तो 30 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। और 30वें प्रश्न का जो आंसर है सी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, पढ़ते रहिए, देखेंगे तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। थैंक यू।